हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ने वाले हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी को जीन सर्जरी भी कहा जाता है या इसको हिंदी में जीन उपचार भी कहा जाता है। जीन उपचार, तो जीन उपचार से मतलब ये है कि जीनों का जो उपचार किया जाता है, जैसे कि अगर कोई विकृति जीन है या कोई डैमेज जीन है जिसकी वजह से बीमारी होती है ना, तो उस जीनों को हटाकर उसके स्थान पर कोई दूसरे जीनों को क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना, ये कहलाता है जीन थेरेपी या जीन उपचार। इसकी परिभाषा हम देखते हैं, डेफिनेशन। चलिए जीन थेरेपी की डेफिनेशन देखते हैं हम कि जीन थेरेपी जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जीन थेरेपी का मतलब है कि एक शब्द में यदि बोलेंगे तो विकृत जीन में सुधार या परिवर्तन लाने की विधि को जीन उपचार या जीन थेरेपी कहते हैं। क्लियर है? जीन थेरेपी क्या होती है? एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि विकृत जीन में या कोई ऐसा जीन जो क्या करता है, बीमारी उत्पन्न करता है। अब जीनों के कारण से वंशागत बीमारी भी होती है या प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है, तो उस जीनों में सुधार कर उसके स्थान पर या उसमें परिवर्तन लाकर, है ना, उसको एक नए जीन को वहां पर क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना ही कहलाता है जीन उपचार। यहाँ पर एक शब्द हम और लिख सकते हैं कि जो विकृत जीन होते हैं, विकृत जीन या असामान्य भी बोल सकते हैं, असामान्य जीन को प्रतिस्थापित कर उनके स्थान पर एक स्वस्थ जीन लगाना या उनको वहां पर क्या कर देना, फिट कर देना, है ना। विकृत जीन को प्रतिस्थापित कर उनके स्थान पर एक स्वस्थ जीन को लगाना या स्थापित कर देना क्या कहलाता है? जीन उपचार कहलाता है। क्लियर है? ये है जीन उपचार की परिभाषा। चलिए इसका हम उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य, जीन उपचार का क्या उद्देश्य होता है, क्यों जीन उपचार किया जाता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जीन क्यों विकृत होते हैं, है ना। तो इसका कारण होता है कि जब जीन में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण से वो क्या हो जाते हैं, जीन जो है वो त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं, तो उनको क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना, यही जीन उपचार का उद्देश्य होता है। तो हम यहाँ पर उद्देश्य में लिख सकते हैं कि जो जीन है, जीन उत्परिवर्तन के कारण से क्या होता है, जीनों में विकृति आती है। तो जीन उत्परिवर्तन पर सामान्य या त्रुटिपूर्ण जीन को, यहाँ पर न लिख के आप द्वारा लिख लेना, जीन उत्परिवर्तन द्वारा जो सामान्य या त्रुटिपूर्ण जीन को, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड जम नहीं रहा है, जीन उत्परिवर्तन द्वारा त्रुटिपूर्ण जीन को सामान्य जीन से प्रतिस्थापित
करना, ये होता है जीन उपचार का उद्देश्य। क्या होता है कि जो भी व्यक्ति हैं जिसको जीन संबंधित कुछ भी बीमारी है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं सिकल सेल, है ना। सिकल सेल के अलावा जो हीमोफीलिया भी होती है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये सब बीमारी जो है वो जीन की वजह से होती है। कारण क्या है? जीन में अचानक से उत्परिवर्तन के कारण। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो त्रुटिपूर्ण जीन होते हैं उसको हटाकर एक सामान्य जीन को वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित करना। यही होता है जीन उपचार का उद्देश्य। चलिए इसकी खोज देखते हैं हम। सबसे पहले जीन उपचार की खोज किसने की थी? इसकी खोज हुई थी 1992 में इटली व अमेरिका के साइंटिस्ट द्वारा। अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा। अब हम आगे देखते हैं जीन उपचार के प्रकार। जीन उपचार के प्रकार। जो जीन सर्जरी या जीन थेरेपी होती है वो 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? वो जीन उपचार जो है वो 2 प्रकार से होती है। यहाँ पर सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है पेशेंट थेरेपी। मतलब यहाँ पर इसको हिंदी में कहा जाएगा रोगी थेरेपी। रोगी का जो थेरेपी किया जाता है, कैसे रोगियों का? जो जीन संबंधित डिजीज से क्या है? पीड़ित होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके यदि कोई भी ऊतक या उनकी जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक होते हैं उसमें कोई जो जीन है उसमें क्या हो जाता है? विकृति या असामान्य हो जाती है, तो उसके स्थान पर उसको रिमूव कर दिया जाता है और एक स्वस्थ जीन को डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो रोगी थेरेपी होता है, इस विधि में रोगी के शरीर की ऊतकों में उपस्थित असामान्य को हटाकर क्या किया जाता है? एक स्वस्थ जीन को प्रवेश करा दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो जीन थेरेपी किया जाता है जो ऊतकों में किया जाता है ना। तो इस प्रकार की जीन थेरेपी को रोगी थेरेपी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को क्या होता है? सिकल सेल होता है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि उनकी जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं वो गोल के बजाय कैसी हो जाती हैं? हंसी आकार की या मुड़ी हुई हो जाती हैं। तो ये जो होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन, है ना, जो एस आकार के हो जाते हैं। उनकी जो हीमोग्लोबिन होती है जिसकी एक इस प्रकार की श्रृंखला होती है ना। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इस श्रृंखला में होते हैं नॉर्मली में, लेकिन जब सिकल सेल हो जाता है तो वो इस तरीके से क्या हो जाती हैं? वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसको एस हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो ये जो है वो सिकल सेल एनीमिया डिजीज उत्पन्न करते हैं। ये जो बीमारी होती है वो जीन में ही परिवर्तन के कारण से होती है। तो इसको क्या किया जाता है कि जो भी जीन है जिसकी वजह से सिकल सेल हो रहा है, जैसे हीमोग्लोबिन एस, तो उस जीन को क्या कर दिया जाता है? इसको रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव कर इसके स्थान पर एक स्वस्थ जीन को डाल दिया जाता है, जिससे रोगी जो है वो इस बीमारी से उसको निजात मिल जाता है। लेकिन
ये जो रोगी थेरेपी जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो जीव की वंशागति में कोई भी उसमें बदलाव नहीं आता। जैसे कि सिकल सेल जो है ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है ना। तो जब एक व्यक्ति में सिकल सेल जीन को जब हम जीन थेरेपी के द्वारा उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन उनकी वंशागति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगले वंश में वो सिकल सेल बीमारी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस उपचार में जीव की वंशागति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है जी। रोगी थेरेपी में क्या होता है कि ये जो बीमारी जो वंशागत है वो वंशागत होगी, लेकिन बस यहाँ पर जो व्यक्ति जिसमें जीन थेरेपी किया जाएगा, केवल वही व्यक्ति इस बीमारी से निजात पा सकता है। ठीक है, तो ये आप क्लियर रखिएगा कि इसमें वंशागति में इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आनुवंशिक बीमारी है और आगे पीढ़ी में जाती ही है। चलिए अब हम दूसरा इसका प्रकार देखते हैं, भ्रूण उपचार। भ्रूण उपचार के अंतर्गत जो जीन की थेरेपी होती है वो थेरेपी कब होती है, जब जीव भ्रूण अवस्था में होते हैं, है ना। जब वो जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट में यदि उसकी जो आनुवंशिक संरचनाओं में यदि कोई असामान्य विकृति होती है तो उसमें क्या किया जाता है, उस जीन को हटाकर, जाइगोट के जीन को हटाकर उसमें क्या कर दिया जाता है, एक स्वस्थ जीन को प्रवेश करा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम भ्रूण उपचार में लिख सकते हैं कि जाइगोट में जीन प्रवेश करा दिया जाता है। भ्रूण उपचार में क्या किया जाता है, डायरेक्ट जाइगोट में ही जीन को क्या कर दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है और अप्रभावी जीन को समाप्त कर दिया जाता है। इस तरीके से होता है भ्रूण उपचार। इसमें क्या किया जाता है, जाइगोट में, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, वांछित जीन, जैसा जीन हमको प्रवेश कराना रहता है, मतलब स्वस्थ जीन, उस जीन को प्रवेश करा दिया जाता है और जो अप्रभावी जीन होते हैं वो इनके प्रभाव से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनका कोई भी प्रभाव जीवों पर नहीं पड़ पाता। तो भ्रूण उपचार में क्या होता है कि ये पूरे जड़ से ही ये समाप्त हो जाता है, जो भी डिजीज़ रहेगा वो क्या हो जाता है, वंशागत नहीं हो पाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस उपचार से आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इससे पहले जो रोगी थेरेपी था उसमें क्या होता है कि वंशागति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो भी डिजीज़ है वो केवल जो व्यक्ति जीन थेरेपी कराएगा उसमें बस वो डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन वो वंशागत होगी। इसमें क्या होता है कि जब जाइगोट में ही जीन को परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसके आनुवंशिक संरचना में ही परिवर्तन आ जाता है, जिससे जो भी डिजीज़ है, आनुवंशिक डिजीज़ है, वो दूसरे पीढ़ी में नहीं जा पाता है। तो इस तरीके से ये है जीन थेरेपी के प्रकार। चलिए आगे हम इसका उपयोग देखते हैं कि जीन थेरेपी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर तो आपको क्लियर होगा कि जीन थेरेपी जो है वो बीमारियों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वह है उपापचयी क्रियाओं की श्रृंखला में परिवर्तन करके। जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, है ना, उनकी श्रृंखलाओं में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन करके अनेक
आनुवंशिक लक्षण की विकास को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है इसका उपयोग? इसका उपयोग जो होता है वो है आनुवंशिक लक्षणों के जो विकास, कैसा लक्षण जो कि मनुष्यों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, उन लक्षणों के विकास को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये है जीन उपचार का उपयोग। सबसे पहला जो जीन उपचार किया गया था, प्रथम सफल जो प्रयास किया गया था, है ना, जीन उपचार के लिए जो प्रथम उपयोग किया गया था वो किया गया था 1990 में किया गया था एक 4 साल की बच्ची पर। किस पर किया गया था? सर्वप्रथम जीन उपचार का उपयोग एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था जिसको ADA की कमी थी। उस बच्ची में क्या थी? ADA की कमी थी। ADA का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ठीक है, तो जो 4 साल की बच्ची थी उस पर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की क्या थी? कमी थी। एंजाइम की कमी थी। इस कमी की वजह से उसमें क्या हो रहा था? उसके शरीर पर इम्यून की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। इम्यूनिटी की कमी हो गई थी जिससे उसके शरीर पर प्रतिरक्षात्मक तंत्र या प्रतिरक्षा जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो नहीं हो पा रहा था। तो क्या किया गया कि जो जीन की कमी थी, है ना, ADA जीन की कमी थी, तो इसको उसके अस्थि मज्जा में क्या करा दिया गया? प्रवेश करा दिया गया, जिससे उसके अस्थि मज्जा में ये जो जीन था, ADA नामक जो जीन था, वो क्या होने लगा? उत्पन्न होने लगी, जिससे उसके में इम्यूनिटी जो कम थी वो क्या हो गई? फिर से नॉर्मल हो गई। इम्यूनिटी जो कम होती है उस बीमारी को कहा जाता है SCID। ठीक है, इसकी क्या थी? SCID से वो क्या थी? पीड़ित थी। जो बच्ची थी वो उसके में ADA एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी थी जिससे वह SCID से क्या थी? पीड़ित थी। इसका फुल फॉर्म होता है सेवरर कॉम्बिनेंट इम्यूनो डिफिशियंसी। ये होता है SCID का फुल फॉर्म। तो जो बच्ची थी वो इसी बीमारी से क्या थी? पीड़ित थी। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है उसमें कमी आ जाती है, जिससे उस व्यक्ति में कोई भी रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या किया गया? जीन उपचार के द्वारा या जीन थेरेपी के द्वारा उस बच्ची में ADA जीन को प्रवेश कराया गया। कहाँ पर प्रवेश कराया गया? उसके अस्थि मज्जा में प्रवेश कराया गया, जिससे उसमें इम्यूनिटी का क्या होने लगा? निर्माण होने लगा। क्योंकि जो हमारी बोन मैरो होती है उसके जो लिम्फोसाइट सेल होते हैं, जैसे कि WBC क्या होता है? उसमें प्रतिरक्षात्मक तंत्र के रूप में वो काम करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो जो बोन मैरो के जो लिम्फोसाइट सेल थे उसमें ADA जीन को क्या किया गया? प्रवेश कराया गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ADA जीन को उस बच्ची के अस्थि मज्जा के लिम्फोसाइट कोशिका में प्रवेश कराए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर है कि किस तरीके से जीन उपचार किया गया था सर्वप्रथम।
आगे हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में जैव तकनीकी की उपयोगिता। किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे इससे पहले तक हमने चिकित्सा के क्षेत्र में देखा था, जैसे इंसुलिन का निर्माण किया जाता था, मानव हार्मोन का निर्माण होता है, तो ऐसे बहुत सारे औषधियों का निर्माण जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब आगे जो इस बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जाता है वो सबसे अधिक जो इसका अभी यूज़ किया जाता है वो है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में क्या है कि जो पौधे होते हैं, है ना, उनकी वृद्धि एवं उसमें जो भी अगर किसी भी प्रकार का विकृति है तो उसमें क्या कर दिया जाता है, उसमें सुधार कर दिया जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्यों बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कृषि के क्षेत्र में। इसका यूज़ करते हैं पौधों की उत्पादकता, पौधों की जो उत्पादकता होती है उसमें वृद्धि एवं सुधार के लिए। ठीक है, जितने अधिक से अधिक फसल का उत्पादन होगा उतने ही मनुष्यों के लिए क्या रहता है, वो फायदेमंद रहता है। तो ये जो फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन हो या उसमें किसी भी प्रकार का डिजीज़ ना हो, है ना, ऐसे जीनों को उसमें क्या कर दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे पौधे अधिक वृद्धि करते हैं। तो ये जो सभी क्रियाएं होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से होती है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक जो यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पौधों में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो जो भी जीन है जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। इसमें जो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन वायुमंडल से भूमि में जाता है। अब भूमि से जो पौधे होते हैं वो इस नाइट्रोजन के ही फॉर्म में उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों में ऐसे बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जैसे कि राइजोबियम, है ना। राइजोबियम क्या कर देता है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या कर देता है, उसको चेंज कर देता है। किसके माध्यम से ये क्रियाएं होती हैं, ये क्रिया होती है राइजोबियम जीवाणु जो दलहनी फसलों की जड़ों में एक रूट नोड्यूल्स के रूप में उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और स्थिरीकरण करके उसको नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं। चेंज करने के पश्चात पौधे इस फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं और क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी जीन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीन, ये जीन कहलाते हैं नीफ जीन। इन जीनों को क्या कहा जाता है, इन जीनों को कहा जाता है नीफ जीन कहते हैं। ये पिछले बार अभी क्वेश्चन आया था 12वीं में कि नीफ जीन क्या होता है करके। तो नीफ जीन ऐसे जीन होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऐसे जीनों को नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये जीन नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीन क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में असक्षम होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, जो भी जैसे कि यहाँ पर राइजोबियम जीवाणु है, इसकी जो जीन है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो इस जीन को उस पौधों में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे वो पौधे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से
नाइट्रोजन स्त्री कारक जीनों को प्रवेश कराया जाता है पौधों में। जैसे कि सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है, ये इसका प्लाज्मिड है, ये इसमें डीएनए उपस्थित होता है। तो ये क्या है, एक नीफ जीन। हम उस बैक्टीरिया का क्या लेंगे, हम उस बैक्टीरिया का लेंगे नीफ जीन लेंगे। तो इस बैक्टीरिया को हम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं राइजोबियम जीवाणु। हम राइजोबियम जीवाणु से क्या लेंगे, हम ऐसे जीन को लेंगे जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। और इधर एक दूसरा बैक्टीरिया लेंगे जिसमें हम उस जीन को क्या करेंगे, प्रवेश कराएंगे, जिसको हम एक वेक्टर डीएनए के रूप में लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं ई कोलाई, या कोई भी और अदर आप बैक्टीरिया ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये है बैक्टीरिया। एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसका हमको क्या लेना है, ये है प्लाज्मिड। आपको इंसुलिन निर्माण में ये सब बताया जा चुका है कि प्लाज्मिड क्या है करके। तो इसका क्या लेते हैं, प्लाज्मिड को सर्वप्रथम क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ये इस बैक्टीरिया का क्या है, एक प्लाज्मिड है। इस तरीके से इसको सबसे पहले क्या किया गया, अलग किया गया। और इस बैक्टीरिया के किसको लिया गया, नीफ जीन को लिया गया। जैसे कि मान लो ये क्या है, नीफ जीन है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस नीफ जीन को अलग किया गया। अब इसके पश्चात क्या करते हैं, इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू क्या किया जाता है, इसको एक विशिष्ट स्थान से इसको काट दिया जाता है। तो जैसे कि इस जीन को है ना, सबसे पहले तो पूरे जीन का एक श्रृंखला लेते हैं। अब इसमें से जो जीन क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है, उस जीन को क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। इसको कट कर दिया जाता है। किसके माध्यम से करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। सेम इधर भी कर लिया जाता है। प्लाज्मिड को भी क्या कर लिया जाता है, प्लाज्मिड को भी काट दिया जाता है। एक विशिष्ट स्थान से इसको भी काट दिया जाता है। और काटने के पश्चात दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को बाइंड करा दिया जाता है। ये फॉरेन डीएनए कहलाता है, जिसका हमको लक्षण लेना रहता है। और जो हम प्लाज्मिड लेते हैं, जिसको हम एक वाहक के रूप में यूज करते हैं, इसको कहा जाता है वेक्टर डीएनए। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के जो इसका प्लाज्मिड और ये इंसुलिन जीन, दोनों को क्या कर दिया जाता है, आपस में बाइंड करा दिया जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीन होता है, ये इस तरीके से। और जो आधे में होते हैं वो है प्लाज्मिड। इस तरीके से यहाँ पर एक क्या बन जाता है, यहाँ पर बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दो अलग अलग डीएनए को क्या किया गया है, यहाँ पर बाइंड कराया गया है, जहाँ पर नीफ जीन भी उपस्थित है और बैक्टीरिया का प्लाज्मिड उपस्थित है। अब इसका क्या किया जाता है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश करा दिया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया को एक होस्ट के रूप में लिया जाता है, जहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या किया जाता है, क्लोन तैयार किया जाता है। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस बैक्टीरिया में क्या करा दिया गया, इस बैक्टीरिया में प्रवेश करा दिया गया, इस तरीके से। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो गया, ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश करा दिया गया। ये है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये क्या है, एक होस्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक दूसरे ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या कर दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है। और प्रवेश कराने के पश्चात इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या किया जाता है, क्लोन तैयार किया जाता है। एक कल्चर माध्यम में इसका क्लोन तैयार किया जाता है। और क्लोन तैयार करने के पश्चात इस जो ई कोलाई बैक्टीरिया के कई क्लोन क्या हो जाते हैं,
तैयार हो जाते हैं, जिसमें सभी में नीफ जीन क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इस तरीके से कल्चर माध्यम में इसका क्या किया जाता है, क्लोन तैयार कर लिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे क्या कर लिए जाते हैं, क्लोन तैयार कर लिए जाते हैं, जिसमें सभी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीन उपस्थित होता है। अब इन बैक्टीरिया का जो क्लोन होता है इसको क्या किया जाता है, इसका आगे का प्रोसेस यहाँ पर बताते हैं। इसको क्या कर दिया जाता है, प्लांट सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्लांट सेल में क्या कर दिया जाता है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे ये जो प्लांट होता है जिसमें इस जीन को प्रवेश कराया जाता है इनकी कोशिकाओं में, तो वो प्लांट क्या करने लगते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने लगते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें हमने किसको प्रवेश करा दिया, उसमें हमने नीफ जीन को क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। तो इस तरीके से ये जो क्रियाएं होती हैं, ये जो सभी क्रियाएं हो रही हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से हो रही है, जिसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीनों को पौधों में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और वो वृद्धि करते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं कृषि के क्षेत्र में, जैसे कि बीजों में क्या किया जाता है, कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, तो उस प्रोटीन को जंतुओं से प्राप्त करके उन बीजों में, है ना, क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, असक्षम होते हैं, तो उनमें क्या कर दिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीनों को क्या उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से उपयोग देखने को मिलते हैं।